हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। आपको पता ही होगा फ्रेंड्स कि आरपीएससी ने अपनी ऑफिशियल आंसर की जारी कर दी है। आज उसके अकॉर्डिंग ही मैं इस वीडियो में आपके लिए आरएस प्री पेपर का सॉल्यूशन लेकर आई हूँ। ये वीडियो सभी स्टूडेंट्स के लिए हेल्पफुल रहेगी जो अदर एग्जाम की भी प्रिपरेशन कर रहे हैं, क्योंकि फ्रेंड्स आपको पता है कि एक वैकेंसी के लिए कितने फॉर्म भरे जाते हैं, लेकिन सिलेक्शन में से ओनली 10% का होता है। यानी कि जो पोस्ट होती है वो जैसे कि 5,000 है, 1,600 है, 4,000 है, लेकिन फॉर्म भरे जाते हैं वो 18 लाख से 20 लाख से पार जाते हैं। तो अब अपन को इतनी भीड़ में, इतनी कंपटीशन में हमको अलग कैसे रहना है और हमको अलग कैसे अपन को इसको स्ट्रेटेजी अपनानी है कि हमारा सिलेक्शन हो। एक स्टूडेंट जो कंपटीशन एग्जाम की तैयारी करता है उसके माइंड में बहुत सारी क्वेरीज होती है, जैसे कि हमें ऐसा क्या करना चाहिए कि हमारा सिलेक्शन हो, हमें क्या पढ़ना चाहिए, हमें अपना सिलेक्शन हमारा सिलेबस है वो कैसे कवर करना चाहिए, उसे किस प्रकार टॉपिक वाइज पढ़े या सब्जेक्ट वाइज पढ़े, हमारी स्टडी स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए। एग्जाम हॉल में हम अपनी जो हमारा क्वेरी होती है कि एग्जाम हॉल में हमें अपनी परफॉर्मेंस कैसे देनी चाहिए, कैसे क्वेश्चंस अटेंड करने चाहिए, कौन सा क्वेश्चन छोड़ना चाहिए। तो ये जितनी भी क्वेरीज हैं, ये सारी क्वेरीज आपकी इस वीडियो में जरूर क्लियर होगी। तो मैं रिक्वेस्ट करती हूँ आपसे कि आप वीडियो को अंत तक जरूर देखें, क्योंकि फ्रेंड्स वर्तमान में आप देख सकते हैं कि हार्डवर्क करने वाला व्यक्ति सक्सेसफुल नहीं होता, बल्कि जो स्मार्टनेस से काम करता है, स्मार्ट वर्क करता है, वो व्यक्ति क्या होता है, सक्सेसफुल होता है। जैसे कि एक एग्जाम्पल देख सकते हैं कि एक स्टूडेंट है, वो क्या करता है, दिन रात पढ़ता है। यानी कि सुबह 4 बजे उठकर रात को 12 बजे सोता है, दिन रात पढ़ता रहता है। लेकिन आपको ऐसा नहीं करना, मतलब कि आपकी जितनी आपकी कैपेसिटी है उतना पढ़िए। अगर आप 5 घंटे पढ़ सकते हैं रोज तो आप 5 घंटे पढ़िए, लेकिन उस समय जब आप पढ़ रहे हो तो सिर्फ पढ़िए, ना कि फोन यूज कीजिए, ना ही या फिर अदर एक्टिविटीज कीजिए, सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई। यानी कि जब आप खेल रहे हो तो सिर्फ खेलो, जब खा रहे हो तो सिर्फ खाओ, और जब पढ़ाई कर रहे हो तो सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई कीजिए। ऐसे अगर आप काम करोगे तो आप चाहे कोई भी काम करो, चाहे पढ़ाई है, चाहे अपनी जॉब है, यानी कि जब भी कोई काम करो तो उसमें अपना 100% देना चाहिए, पूरी तरह से उसमें अपनी खुद को झोंक देना चाहिए, पूरा ध्यान से करना चाहिए, तो उसमें सफलता मिलना निश्चित होता है। तो मैं आपसे ये कहूंगी कि आपको थोड़ा स्मार्ट वर्क करना है और अच्छे से पढ़ाई करनी है। तो देखिए फ्रेंड्स, आइए शुरू करते हैं कि एग्जाम हॉल में किसी क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग अपना अप्रोच कैसे रखना चाहिए। क्योंकि देखो सब स्टूडेंट्स देखो मेहनत करते हैं आजकल, कोई भी ऐसा स्टूडेंट नहीं है जो मेहनत नहीं करता है, पढ़ाई नहीं करता है। तो सब स्टूडेंट्स होते हैं वो एग्जाम हॉल में बैठे होते हैं, वो सब पढ़ाई करके आते हैं। लेकिन हमें ऐसा क्या करना चाहिए कि हम थोड़ा उनसे अलग कर सके, हमारी परफॉर्मेंस उनसे अच्छी हो सके और हमारा सिलेक्शन हो सके। तो हमें यह ध्यान रखना है कि एग्जाम हॉल में किसी क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग हमें अपना अप्रोच कैसे रखना चाहिए, किस क्वेश्चंस को छोड़ना चाहिए, किस क्वेश्चन को अटेंड करना है, ये सब बात हमें ध्यान रखनी चाहिए। क्योंकि नेगेटिव मार्किंग्स होने के कारण हमें यह पता होना चाहिए कि कौन से क्वेश्चंस में तुक्का लगाना सही रहेगा, कौन से क्वेश्चन में तुक्का लगाना हमारे लिए हानिकारक हो सकता है, हमारे लिए नेगेटिव इफेक्ट ला सकता है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। आपके सामने स्क्रीन पर पहला प्रश्न दिखाई दे रहा है कि रूमा देवी के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है। दोस्तों, सबसे पहले जब भी आप एग्जाम हॉल में जाओ तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कि आप एग्जाम हॉल में कम से कम 15 मिनट पहले पहुंचे और वहां बैठ के अपने माइंड को एकदम शांत करके और लंबी और गहरी सांसें लेके वहां पर बैठ जाइए, ताकि आपको हड़बड़ाहट ना हो, कोई भी प्रकार की घबराहट ना हो आपको। और आप साथ में अपनी बॉटल लेके जाइए, या पास में पानी हो तो 1 गिलास पानी पी लीजिए। अगर कुछ चॉकलेट्स आपके साथ है तो कुछ चॉकलेट्स भी खा सकते हैं, क्योंकि इससे आपके माइंड को क्या मिलती है, एनर्जी मिलती रहती है। क्योंकि भाई एग्जाम में आप जब एग्जाम देने जा रही हो वो सारा काम किसका है, माइंड का है। अगर आपका माइंड ही रिलैक्स नहीं होगा, एनर्जी फुल नहीं होगा, तो आप अपने एग्जाम को क्रैक नहीं कर सकते हैं। तो मेरी तो आपसे ये रिक्वेस्ट है कि आप एग्जाम हॉल में आराम से जाइए, बिना किसी हिचकिचाहट के। कोई भी घबराने वाले की बात नहीं है, सिर्फ आराम से बैठ जाइए, सांस लीजिए एग्जाम में। और सबसे पहले अपने पेपर को खोलिए और देखिए कि कितने क्वेश्चंस हैं। और आपको उसमें टाइम मैनेजमेंट का भी ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है कि कौन से पार्ट को, अगर पार्ट वाइज है तो आप देखिए कि कौन से पार्ट को आपको कितने समय में करना है। ये आपको सिर्फ 5 मिनट में करना है कि आपको कौन से पार्ट में कितना समय देना है। उसके बाद आप एक एक एग्जाम को, एक एक क्वेश्चन को पढ़िए और सॉल्व करते जाइए। जैसे कि आपने पहला क्वेश्चन पढ़ा कि रूमा देवी के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है। तो ये देखिए कि कौन क्या पूछ रहा है, सही नहीं है या सत्य है या सत्य नहीं है। ऐसे क्या है, क्वेश्चन कंफ्यूज किए जाते हैं। तो इसमें लिखा है कथन सही नहीं है। तो पहला देखिए ऑप्शन है, उन्हें हस्तशिल्प के क्षेत्र में जाना जाता है। ये बात तो राइट है कि उन्हें हस्तशिल्प के क्षेत्र में ही जाना जाता है, और वे जसराजपुर खेतड़ी गांव में पली बड़ी। तो
जो रूमा देवी जी है वो ये जो आपका कथन है ये गलत है। वो बाड़मेर में पली बड़ी है। और इनका जो तीसरा है कि उन्हें भारत के राष्ट्रपति द्वारा 2018 में नारी शक्ति पुरस्कार से सम्मानित किया गया, ये भी सत्य है। उन्होंने हजारों महिलाओं को रोजगार बढ़ावा देने में अहम भागीदारी निभाई, ये भी सत्य है। तो ये जो प्रश्न है आपका इसका उत्तर क्या होगा? इसका उत्तर आपका होगा दूसरा, यानी कि अगर आपने बिल्कुल भी नहीं पढ़ा हुआ है तो आपको उसे छोड़ देना चाहिए, उसे बिल्कुल भी अटेंड नहीं करना चाहिए, क्योंकि अगर आप उसका आंसर भी दोगे तो हो सकता है कि वो गलत हो जाए और आपकी नेगेटिव मार्किंग आ जाए। तो ऐसे प्रश्नों को आपको देखना ही नहीं चाहिए जिनके बारे में आपको कुछ पता नहीं है। तुक्का लगाने की तो बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है ऐसे क्वेश्चन में जिनके बारे में आपने नहीं पढ़ रखा है। सेकंड प्रश्न देखिए कि बखनाथ जी, संतदास जी, जगन्नाथ दास और माधोदास नामक संतों का संबंध निम्नलिखित में से किस संप्रदाय के साथ था? अगर आपको ये प्रश्न अच्छे से आता है, अगर आपने इस प्रश्न के बारे में पढ़ा हुआ है एग्जाम में, तो ये आप इसे अटेंड करना चाहिए, अन्यथा इसे अटेंड नहीं करना है, मैंने आपको पहले बता चुकी हूँ। वैसे इस प्रश्न का आंसर होगा आपके दादू पंथ। यानी कि जो दादू पंथी थे वो क्या करते थे? दादू पंथी जो संप्रदाय है उसी के ये क्या है, बखनाथ जी, संतदास जी और ये संत इससे संबंधित थे। और जो दादू पंथ की जो आपकी मुख्य पीठ है वो क्या है? नारायण, जो जयपुर है वहां पे नरेना, जयपुर में इसकी मुख्य पीठ है। थर्ड क्वेश्चन देखिए, सूची आपको देखो एग्जाम में कुछ क्वेश्चन ऐसे भी मिलेंगे जो बहुत ही बेहद ईजी होंगे, जिनको आप देखते ही क्या कर दोगे, आप इसको सही कर दोगे, लेकिन उसको भी ध्यान से पढ़ के आपको सही करना है, क्योंकि कई बार अपन जल्दबाजी में क्या कर देते हैं कि सही आंसर को भी गलत कर देते हैं, इसलिए हर प्रश्न को आपको ध्यान से पढ़ना है। तीसरा प्रश्न देखिए कि सूची फर्स्ट एवं सूची सेकंड को सम्मिलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट में सही उत्तर चुनिए। सूची फर्स्ट में आपको त्योहार दे रखे हैं, बूंदी की कजली तीज, होली, पर्युषण पर्व, गणगौर। अब आप एग्जाम हॉल में बैठे हो, अगर आपको सिर्फ इसमें से दो ऑप्शन भी पता है ना तो आप इसको सही कर सकते हो। अगर एक भी ऑप्शन आपको सही पता है ना कि भाई कजली तीज कब आती है, ये भाद्रपद कृष्ण तृतीया को, अगर आपको ये एक चीज भी आती है तो आप इसको सही कर सकते हो। देखो ए है उसका क्या हो जाएगा, फर्स्ट हो जाएगा, भाद्रपद कृष्ण तृतीया। होली कब आती है, बी का दूसरा हो जाएगा, यानी कि फाल्गुन पूर्णिमा। तो आप देख सकते हो कि ए कहाँ पर है, ए का फर्स्ट, यानी कि एक और दो ऑप्शन में आ रहा है, 3 और 4 को अपन सीधा कट कर देंगे, उसको अपन यूज नहीं करेंगे। और आप देखोगे कि अब आप देखोगे बी में दूसरा है, बी में भी दूसरा है, तो दोनों ऑप्शन में दो बी और बी का दूसरा दिखाई दे रहा है। फिर आप देखोगे पर्युषण पर्व आपको नहीं पता, चलो छोड़ दीजिए। अगर गणगौर पता है, गणगौर कब आती है आपको पता है, चैत्र माह में, तो डी का क्या हो जाएगा, फोर्थ आ जाएगा। और डी का फोर्थ आपको सिर्फ एक के ऑप्शन में दिख रहा है, ऑप्शन 2 में, यानी कि इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन 2 सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन कौन से सिद्धांत जैन धर्म से संबंधित है? तो इस प्रश्न का जो आंसर है वो क्या है, अनेकांतवाद और श्यादवाद, यानी कि ऑप्शन फर्स्ट और ऑप्शन फोर्थ। अब आपको देखना है कि नीचे ऑप्शन दिए गए हैं उसमें फर्स्ट और फोर्थ कहाँ हैं। तो ये देखिए आपको जो पहला ऑप्शन दिख रहा है उसमें फर्स्ट एंड फोर्थ दिया गया है, तो इसका सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन फर्स्ट, जिसमें फर्स्ट एंड फोर्थ दिया गया है, अनेकांतवाद और श्यादवाद। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने कि राजस्थान के रीति रिवाजों में आणो क्या है। अब आपको अगर ये आपको आणो के बारे में पता है तो ये आप इस क्वेश्चन को अटेंड करना चाहिए हमें, अगर नहीं पता तो हमें छोड़ देना चाहिए। और आप देख सकते हैं कि इसमें कुआं पूजन को तो क्या कहते हैं, जलवा कहते हैं। दुल्हन के परिवार द्वारा वर की बारात का डेरा देखने जाना, जल झूलने की एकादशी पूजा, विवाह के पश्चात दुल्हन को दूसरी बार ससुराल भेजना। तो इसका उत्तर क्या होगा, तीसरा, विवाह के पश्चात दुल्हन को दूसरी बार ससुराल भेजना क्या कहलाता है, आणो कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सूची फर्स्ट एवं सूची सेकंड को सम्मिलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट में सही उत्तर चुनिए। तो हावड़ा षड्यंत्र केस, इससे रिलेटेड कौन से पर्सन थे ये आपको देखना है। तो अगर आपको इसमें से ऐसे क्वेश्चन में अगर आपको एक भी लिस्ट आपको पता चल जाती है, एक भी मैच आप सही कर देते हो तो आपका ऑप्शन सही हो जाता है। जैसे आपको पता है कि जो लाहौर षड्यंत्र केस था तो उसमें आपको पता है कि 3 लोगों को फांसी मिली थी, कौन कौन से थे वो, बलदेव, राजगुरु, भगत सिंह, इनको मिली। अब देखिए जो लाहौर षड्यंत्र केस है उसमें कौन संबंधित थे, लाहौर षड्यंत्र केस से संबंधित थे राजगुरु। लाहौर जो षड्यंत्र केस है उससे कौन संबंधित थे,
जो राजगुरु थे वो संबंधित थे। तो आपको पता है कि जो आपका बी है उसका क्या हो जाएगा, फोर्थ हो जाएगा। तो बी का फोर्थ आपको किस में दिख रहा है, देखो बी का फोर्थ आपको सीधा दिख रहा है तीसरे ऑप्शन में। तो आपको और ऑप्शन आपको देखने की जरूरत ही नहीं, आप एग्जाम में टाइम बचा सकते हैं। लेकिन अगर आपको फिर भी चेक करना है तो आप देख सकते हैं कि जो दिल्ली षड्यंत्र केस है तो उससे संबंधित कौन थे, मास्टर अमीर चंद यानी कि अमीर चंद्र, जहां पर आपको पता है लॉर्ड हॉर्डिंग पर बम फेंका गया था। तो सॉरी, मास्टर अमीर चंद है या अमीर चंद है, तो वो किससे संबंधित है, आपके दिल्ली षड्यंत्र केस है। तो सी का पहला देखो ये भी आपको ओनली थर्ड ऑप्शन में दिख रहा है, और सब में आपको सी का दूसरा, सी का तीसरा, सी का फोर्थ दिख रहा है। तो ये आपका ऑप्शन क्या है, तीसरा इसका सही आंसर है। विधवा पुनर्विवाह को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से 1831 में राजमुंद्री सोशल रिफॉर्म एसोसिएशन स्थापित किया गया था। तो विधवा पुनर्विवाह में योगदान देने वाले जो लोग हैं उनमें आप देख सकते हो कि इसका आंसर क्या होगा, पहला ऑप्शन वीरेशलिंगम। वीरेशलिंगम द्वारा क्या किया गया था, सोशल रिफॉर्म एसोसिएशन की स्थापना की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस की स्थापना बेंगलोर में कब और किन के प्रयासों से हुई थी। तो इसका आंसर क्या होगा, तीसरा ऑप्शन 1909 जमशेदजी टाटा के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि उस क्रांतिकारी महिला का नाम बताइए जिसने बिजोलिया किसान आंदोलन में भाग लिया और उसे गिरफ्तार किया गया तथा 1930 में सत्याग्रह और 1932 के सविनय अवज्ञा आंदोलन में भाग लिया और जेल गई। यानी कि उन्होंने बिजोलिया किसान आंदोलन में भी भाग लिया था, सत्याग्रह में भी भाग लिया था और सविनय अवज्ञा आंदोलन में भाग लिया था। ये प्रश्न बहुत ही कंफ्यूजिंग वाला है क्योंकि बहुत सारी कोचिंग्स है वो इसका आंसर अंजना देवी चौधरी मान रही थी और कुछ रमा देवी मान रही थी। लेकिन जब आरपीएससी ने अपने ऑफिशियल आंसर की जारी कर दी है तो इसने बता दिया है कि रमा देवी है वो इसका क्या होगा, सही आंसर होगा। फ्रेंड्स आपको पता है कि आरपीएससी ने इसमें से 4 क्वेश्चंस डिलीट भी कर दिए हैं। तो देखेंगे इस वीडियो में कि कौन से 4 क्वेश्चंस आरपीएससी ने डिलीट किए हैं, क्या आपने वो अटेंड किए थे, क्या आपने वो क्वेश्चन अटेंड किए थे या नहीं किए थे, देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखो सूची फर्स्ट एवं सूची सेकंड को सम्मिलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट में सही उत्तर चुनिए। सूची फर्स्ट में आपको तीर्थंकर दे रखे हैं, यानी कि जो हमारे जैन समाज के तीर्थंकर हैं, पार्श्वनाथ, आदिनाथ, महावीर जी और शांतिनाथ। और सूची सेकंड में उनके संज्ञान यानी कि उनके चिन्ह दे रखे हैं, उनको आपको मैच करना है। देखो जो ए है पार्श्वनाथ, उनका जो संज्ञान है वो क्या है, थर्ड नंबर ऑप्शन सर्प यानी कि सांप। और जो आदिनाथ जी है उनका क्या है, वृषभ। महावीर जी है उनका क्या है, सिंह। और जो शांतिनाथ है उनका क्या है, हिरण। तो आप इसमें देख सकते हैं कि ए का क्या हो जाएगा, थर्ड। देखो ए का थर्ड ऑप्शन आपको केवल फोर्थ ऑप्शन में दिख रहा है। अगर आपको ए का भी पता होगा तो आप इसका सीधा आंसर लगा सकते हो। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन फोर्थ हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, जोधपुर नरेश मानसिंह की रानी भटियाणी प्रताप कुंवरी ने अपने द्वारा बनाए गए मंदिर को पुनः अन्यंत्र बनवाया था, क्योंकि पहले वाला मंदिर जमीन में धंस गया था। उसने उसकी प्राण प्रतिष्ठा 1857 में कर रही। इसका ऑप्शन क्या होगा, आंसर क्या होगा, तीजा माजी का मंदिर। तीजा माजी का मंदिर उन्होंने बनवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि मौर्यकालीन मूर्तियों में मणिभद्र यक्ष नाम से अंकित मूर्ति किस स्थान से प्राप्त हुई है। तो ऐसे क्वेश्चन क्या होते हैं भाई, आरपीएससी पता नहीं कहाँ से ढूंढ के निकालती है। तो अगर आपको नहीं पता इनके बारे में तो आपको एग्जाम हॉल में इनको छोड़ देना चाहिए, इनको अटेंड नहीं करना चाहिए। वैसे इस प्रश्न का आंसर क्या होगा, परखम। इसका क्या आंसर है, फोर्थ ऑप्शन परखम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान कनकलता बरुआ नामक एक कन्या ने जनता का एक जुलूस निकाला और पुलिस की परवाह न करते हुए थाने में घुसने के प्रयास में गोली खाई। यह घटना किस स्थान की है, तो ये जो घटना है वो क्या है, गोहपुर की है। यानी कि इसका ऑप्शन कौन सा होगा, फोर्थ सही होगा। निम्नलिखित में से नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमिलित नहीं है। तो देखिए कौन सा सही सुमिलित नहीं है, प्रश्न को ध्यान से पढ़ना है। सही सुमिलित, सही मैच्ड नहीं है। तो देखिए जो नेह तरंग जो है वो सही मैच नहीं है, यानी कि इसका ऑप्शन ए सही है। वो नेह तरंग जो है वो सवाई प्रताप सिंह की पुस्तक नहीं है। और जो भी ऑप्शन दे रखे हैं वो आपके सही है। नागदमन सायाजी झूला के इसके लेखक है, रणमल छंद श्रीधर व्यास इसके लेखक है, भाषाभूषण ये महाराजा जसवंत सिंह की पुस्तक है। तो इसका ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन 1। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि सूची फर्स्ट एंड सूची सेकंड को सम्मिलित कीजिए था नीचे दिए गए कूट में सही उत्तर चुनिए। अब देखिए इसमें
आपने देखो बहुत इजी क्वेश्चन है ये। व्रीहि किसे कहते हैं? चावल को कहते हैं। आपने संस्कृत में 6th क्लास में भी पढ़ा होगा। अगर आपने आरएस की तैयारी नहीं की है तो भी आप इसका आंसर दे सकते हो कि जो व्रीहि है उसे क्या कहते हैं? चावल, यानी कि ए का दूसरा। अब ए का दूसरा आपको केवल एक ऑप्शन में दिख रहा है, 4th ऑप्शन में। आप इसको सीधा भी लगा सकते हो अगर आपको टाइम बचाना है। अगर आप फिर भी उसे चेक करना चाहते हो तो आप देख सकते हो कि यव यानी कि जो, यानी कि सी का क्या हो जाएगा? 4th हो जाएगा। ये भी आपको एक ऑप्शन में दिख रहा है। गन्ना यानी कि इक्षु, डी का पहला। तीसरे का जो बी है उसका क्या हो जाएगा? तीसरा, यानी कि मूंग। यानी कि आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा? 4th ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बयाना दुर्ग स्थित वरिक विष्णुवर्धन विजय स्तंभ किस काल का माना जाता है? तो ये है गुप्त काल का। समुद्रगुप्त ने इसे बनवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आहड़ सभ्यता के बारे में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। क्या आहड़वासी, अब इसमें देखो विचार करने के लिए कहा है, पहले इनको आराम से पढ़िए। पहला क्वेश्चन है कि आहड़वासी तांबा गलाना जानते थे? हाँ, आहड़वासी तांबा गलाना जानते थे। ये लोग चावल से परिचित नहीं थे, ऐसा नहीं है। आहड़वासी थे, वो चावल से परिचित थे। और यानी कि इसका बी ऑप्शन आपको गलत है, ये ध्यान रखना है। धातु का काम आहड़वासियों की अर्थव्यवस्था एक साधन है, यानी कि जो धातु का काम आहड़वासियों की अर्थव्यवस्था का एक साधन था, ये भी ऑप्शन सही है, ये भी कथन सही है। और जो फोर्थ ऑप्शन में जो सेंटेंस दे रखा है कि यहाँ से काले लाल रंग मृदबांड मिले हैं जिन पर सामान्यतः सफेद रंग से ज्यामितीय आकृति उकेरी गई है, ये भी कथन सही है। तो अब आप इसको देखिए कि ऑप्शन क्या दे रखा है कि सही विकल्प का चयन करना, यानी कि जो ऑप्शन जो आपके कथन सही है उन ऑप्शन को देखना है। तो आपने देखा कि ए और सी और डी सही है, यानी कि आपका पहला ऑप्शन क्या है? वो राइट है। बाकी सारे आपके ऑप्शन गलत है। तो आपको राइट कौन सा होगा? ए, सी, डी और सही है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि सेंट्रल इलेक्ट्रोकेमिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट की स्थापना अलगप्पा चेटियार, डॉक्टर शांति स्वरूप भटनागर एवं पंडित जवाहरलाल नेहरू के प्रयासों से कहाँ और कब की गई? तो इसका उत्तर क्या होगा? दूसरा, कराईकुड़ी, 1953 ईस्वी में। जो 19वां प्रश्न है वो आपके सामने है कि टोटी आभूषण शरीर के किस हिस्से में पहना जाता है? तो आपको ध्यान रखना चाहिए कि टोटी आभूषण कटी यानी कि कमर में तो नहीं पहन सकते, हाथ में बिल्कुल नहीं। टोटी एक गोल होता है, गोल ऐसे फूल के समान होता है। तो ये आप कहाँ पहन सकते हैं? ये कान में पहन सकते हैं, हाथ और कान में नहीं। नाक और कान में आप कंफ्यूज हो सकते हैं। तो इसका आंसर क्या होगा? 4th कान होगा। 20 नंबर प्रश्न देखिए कि सूची फर्स्ट एवं सूची सेकंड आपको सुमिलित करनी है। सूची फर्स्ट में आपको युद्ध दे रखे हैं और सूची सेकंड में उसकी तिथि दे रखी है। तो ऐसे प्रश्न में आपको क्या करना चाहिए? जो भी आपको युद्ध दे रखा है उसके सामने उसकी तिथि लिख लीजिए। तो देखिए जो गागरोन का युद्ध है वो कब हुआ था? 1519 ईस्वी में, यानी कि फर्स्ट ऑप्शन। सारंगपुर का युद्ध कब हुआ था? थर्ड ऑप्शन, 1437 ईस्वी में। गिरी सुमेल का युद्ध हुआ था, आपको पता है, राव मालदेव और शेरशाह सूरी के मध्य हुआ था 1544 ईस्वी में। और जो साहेबा पाहेबा का युद्ध है वो 1541 और 42 ईस्वी में हुआ था। यानी कि ए का पहला, बी का तीसरा, सी का दूसरा और डी का चौथा। तो ये ऑप्शन आपको किस में दिख रहे हैं? 4th ऑप्शन में दिख रहे हैं। सॉरी, ये आपको ऑप्शन किस में दिख रहे हैं? ए का पहला, बी का तीसरा और सी का दूसरा, डी का चौथा। दूसरे नंबर ऑप्शन में आपको आपका जो आंसर होगा वो क्या होगा? दूसरा ऑप्शन होगा, ये आपका राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि राजस्थान में कहाँ वैदिक यंत्रालय छापाखाना स्थापित किया गया था? तो इसका आंसर क्या होगा? अजमेर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, सूची फर्स्ट एवं सूची सेकंड को सम्मिलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट में से सही उत्तर चुनिए। तो लोकवाद्य यंत्र है और सेकंड सूची में आपके इसके जो प्रख्यात कलाकार है, फेमस जो इसके कलाकार है वो दे रखे हैं। तो देखिए जो भपंग है उसके जो प्रख्यात कलाकार है वो कौन है? जहूर खां मेवाती, इन्हें भपंग का जादूगर भी कहा जाता है। नड है, ये इसके जो प्रख्यात कलाकार है वो कौन है? कर्णा भील है। अगर आपको दो ऑप्शन का भी पता है तो आप इसको सही कर सकते हैं। अलगोजा है, अलगोजा के जो प्रख्यात कलाकार है वो है सदीक खां। और जो खड़ताल के जादूगर है उन्हें वो कौन है? रामनाथ चौधरी। यानी कि आप देख सकते हैं कि ए का क्या हो जाएगा? दूसरा, जहूर खां, और बी ऑप्शन है उसका तीसरा, सी का पहला और डी का चौथा। तो ये आपको किसमें दिखाई दे रहा है? ए का दूसरा, बी का तीसरा, डी का चौथा और डी का डी का चौथा। एक का जो भपंग है उसका दूसरा। तो दूसरा देखो आपको एक और 4th ऑप्शन में दिख रहा है। तो आपका दूसरा तीसरा कट गया, आपको सिर्फ इतना ध्यान से देखकर करना है। फिर आप देखते हैं कि बी का क्या है? तीसरा। तो बी का तीसरा आपको सिर्फ एक ऑप्शन में दिख रहा है। तो आपका पहला ऑप्शन क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि निम्न कथनों पर विचार कीजिए और दिए गए कोड का प्रयोग करते हुए सही उत्तर का चयन कीजिए। कथन प्रथम है
प्रथम कथन है कि विजयनगर के शासक कृष्णदेव राय ने मुक्तालमाल्यद ग्रंथ की रचना की थी। तो ये प्रश्न आपका, ये जो कथन है ये सही है। कथन 2 है कि कृष्णदेव राय को आंध्र भोज के नाम से भी जाना जाता है। ये कथन भी सही है। उनके दरबार को अल्लसानी पेडना नामक राजकवि सुशोभित करता था, जो संस्कृत एवं तमिल दोनों भाषाओं का ज्ञाता था। ये जो कथन है वो गलत है, क्योंकि जो कृष्णदेव राय थे विजयनगर के, वो तेलुगु भाषाओं के ज्ञाता थे और उनके जो दरबार में जो कवि थे उन्हें अष्टदिग्गज कहा जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसका जो आंसर है वो क्या हो जाएगा कि जो थर्ड ऑप्शन है कथन 1 और 2 दोनों सही हैं। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राजस्थानी भाषा साहित्य एवं संस्कृति अकादमी कहाँ अवस्थित है। तो ये आपको पता है कि बीकानेर में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि समाचार पत्र मजहरुल सरूर कहाँ से और कब प्रकाशित हुआ था। तो ये भरतपुर 1849 ईस्वी से प्रकाशित हुआ था। भारत के नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायमूर्ति का सही क्रम क्या है। देखिए, ऐसे क्वेश्चन जो होते हैं वो एग्जाम में छोड़ने के लिए ही होते हैं, क्योंकि अगर आपने इस साल अगर आप मुख्यमंत्री याद करके जाओगे तो वो राज्यपाल के जो पूछेगा, अगर राज्यपाल याद करके जाओगे तो वो आपसे सचिव पूछेगा, अगर वो सचिव याद करके जाओगे तो आपसे राष्ट्रपति के बारे में पूछेगा। तो देखिए फ्रेंड्स, ये जो क्वेश्चंस होते हैं वो एग्जाम में छोड़ने के लिए ही बने होते हैं, क्योंकि आप सारी चीज़ों को याद नहीं कर सकते। तो आपके ये एग्जाम में ऐसे क्वेश्चंस को अटेंड नहीं करना चाहिए। वैसे इसका आंसर मैं आपको बता दूं, जो राइट आंसर है वो क्या है, फोर्थ ऑप्शन है। HL दत्तू वो 42वें के नंबर दिए थे। TS ठाकुर वे 43वें नंबर के, और जगदीश सिंह खेहर ये 44वें नंबर के न्यायमूर्ति थे, मुख्य न्यायमूर्ति थे, और इनका ये सही क्रम है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, राज्य विधान परिषद के उत्साधन के लिए, यानी कि उसको, अब आपको ये जो वर्ड अगर समझ नहीं आ रहा है तो आपको ऑप्शन में देखो साइड में आपको इंग्लिश में भी दे रखा है, तो आप उसको भी पढ़ सकते हो कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट रिजोल्यूशन अडॉप्टेड बाय अ स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली अंडर आर्टिकल 169 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया फॉर द अबॉलिशन, यानी कि उस साधन के लिए मतलब क्या है, अबॉलिशन यानी कि किसी चीज को समाप्त करना, ऑफ द स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल इज करेक्ट, यानी कि कौन सा कथन सही है। तो ये जो प्रश्न है इसका आंसर क्या होगा, फोर्थ ऑप्शन इसका आंसर सही है कि केंद्र सरकार पर कोई भी बाध्यता अध्यारोपित नहीं करता है कि वह संसद में विधि निर्माण हेतु कार्यवाही करे, क्योंकि अगर आपने विधानसभा को समाप्त करने के लिए या उसको गठन करने के लिए अगर आपने बिल पारित कर दिया गया है, तो केंद्र सरकार इसके लिए क्या कोई ऑब्लाइज्ड नहीं है कि आप उसको ऑब्लाइज्ड नहीं है कि उसके लिए वो निर्माण करे ही करे, वो उसकी मर्जी पर डिपेंड करता है। तो इसका जो ऑप्शन वो क्या होगा, सही होगा फोर्थ नंबर। नेक्स्ट देखिए कि राजस्थान विधानसभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियमों के अनुसार निम्नलिखित में से कौन से विभाग के प्राक्कलन समिति का के निर्णय नियंत्रणाधीन नहीं है। तो इसका उत्तर क्या होगा, गृह विभाग। फोर्थ ऑप्शन देखिए कि राजस्थान लोक सेवा आयोग अपने कार्यों का वार्षिक प्रतिवेदन प्रस्तुत करता है, यानी कि जो RPSC है वो अपने कार्यों का जो रिपोर्ट होती है वो किसे देता है, राज्यपाल के समक्ष देता है, और जो UPSC होती है वो राष्ट्रपति के समक्ष देना है। और इन दोनों का जो गठन है वो किसमें दे रखा है, जो संविधान है, कॉन्स्टिट्यूशन है, उसके आर्टिकल 315 में इन दोनों का गठन दे रखा है। नेक्स्ट देखिए, राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 2009 के प्रावधानों के अनुसार राज्य सरकार द्वारा नगर परिषद में अधिकतम कितने व्यक्ति नाम निर्दिष्ट किए जा सकते हैं। तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन 3 8। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से नागरिक अधिकार पत्र के मूल तत्व में कौन सम्मिलित नहीं है। तो इसका उत्तर है विभाग या अभिकरण द्वारा प्रदान की जा रही सेवाओं का विवरण, सेवाओं का लाभ उठाने के लिए विभिन्न विधियों को प्रचारित करना, किसी लोक अभिलेख की अपेक्षा अभिकरण के कार्य के निरीक्षण का प्रावधान है। तो इसका उत्तर होगा किसी लोक अभिलेख की अपेक्षा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि राजस्थान प्रशासनिक सेवा अधिकारियों में पहली बार जिला कलेक्टर के रूप में पदस्थापना निम्नलिखित में से किस वर्ष की गई थी। तो इसका उत्तर क्या होगा, 2009 में की गई थी। राजस्थान के निम्नलिखित मुख्यमंत्रियों में कौन लोकसभा के सदस्य नहीं रहे हैं। देखिए, ये जो क्वेश्चंस होते हैं ये फ्रेंड्स ये भी आपको एग्जाम में छोड़ने के लिए ही बने होते हैं, क्योंकि RPSC है या फिर अदर एग्जामिनेशन बोर्ड है वो खुद चाहता है कि आप ये क्वेश्चन आप छोड़ दो, ठीक है ना। तो ये आपके जो इसका आंसर मैं आपको बता देती हूँ, तो इसका आंसर होगा केवल A, B और D, यानी कि हरिदेव जोशी और जो भैरव सिंह शेखावत है, बरकतुल्ला खान है, ये क्या रहे हैं, लोकसभा के सदस्य रहे हैं। टीकाराम पालीवाल लोकसभा के सदस्य नहीं रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नांकित में से कौन राजस्थान राज्य मानव अधिकार आयोग के अध्यक्ष पद पर नियुक्ति हेतु अधिकृत है।
यानी कि कौन अधिकृत है, तो इसका उत्तर क्या होगा, उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश। क्योंकि आपको पता है कि मानव अधिकार है जो हमारा, उसमें अभी 2019 में संशोधन किया गया था और अब इसमें उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश भी क्या बन सकता है, अध्यक्ष पद पर नियुक्त हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1994 की किस धारा को संशोधित कर ग्राम सेवक के स्थान पर ग्राम विकास अधिकारी अभिव्यक्ति को प्रतिस्थापित किया गया है, तो इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन बी 89। यानी कि आपको करंट जो आपको पता है अभी ग्राम विकास अधिकारी की जो पेपर एग्जामिनेशन होने वाले हैं, तो उसी रिलेटेड ही एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिया गया है। तो आपको थोड़ा सा चौकन्ना रह के हर चीज को ध्यान में रखना चाहिए। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम आगे से क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। अगर आपको कोई सुझाव देना हो तो जरूर कमेंट बॉक्स में बताइए। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।